हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आय दृष्टि घटना चक्र की ये तीसरे पार्ट के बारे में। ठीक। और इस पार्ट में कोशिश करेंगे कि जितना भी राष्ट्रीय परिदृश्य था वो सारा इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक। और इस वीडियो में केवल मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करूँगा। पूरी जो आय दृष्टि घटना चक्र है इसे हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ एक और बात और वो है कि ये जो वीडियो है आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो गया और इसके साथ जो है आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम हो गया। ठीक है ना। इसके साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी, लाइक अदर स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। जहाँ पे भी आपको पहला शब्द दिखे तो उससे आप 5 स्टार मार्क कर लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको ये TPREL इसकी फुल फॉर्म याद रख लेनी है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है ना। एवं मुंबई में स्थित एक आवासीय सोसाइटी, ये बिवेरिया एक कंपनी है, 2 कंपनी है। ठीक है। इनके मध्य में एक समझौता हुआ था और इसमें समझौते में क्या हुआ है कि आवासीय सोसाइटी को जो स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित ये समझौता हुआ था। ठीक है। जो स्मरणीय तथ्य है ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक। इसमें कह रहा है यही, ठीक है ना। और एक सोसाइटी को जो है सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव और संयंत्र स्थापना की जाएगी। ठीक है ना। और इसकी क्षमता आप देख सकते हैं, ये क्षमता है 3.125 मेगावाट। बस इतना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है TPREL इसकी फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी आपको, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद इसमें ये देख लें कि यह देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है ना, जब इसकी स्थापना हो जाएगी तब। एंड नेक्स्ट में बात करें अब, तो नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि केरल राज्य जो है वो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। मतलब केरल राज्य में जितने भी स्टेट हैं और उस स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक फैमिली के पास जो है एक बैंक खाता है। बस इसी से संबंधित है। देख लेते हैं नेक्स्ट में कि व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। और इसमें आगे देख सकते हैं कि केरल जो है सभी पात्र खातों को डिजिटल बैंकों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। ठीक है ना। और इसमें केरल के CM आपको पता है पिनरई विजयन, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति, बैंकर्स समिति के अनुसार जो है अब राज्य में अब पात्र 3.76 करोड़ खातों से कम एक सेवा या एक उत्पाद डिजिटल के रूप में उपलब्ध है। कहने का मतलब है राज्य में जितने भी खाते खुले हैं, ठीक है ना, और सारे के सारे डिजिटली रूप से ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक। तो डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता, इसमें एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग, ठीक है, ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया। ठीक। और ये जो है गौरतलब है कि 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला राज्य बना था। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम केरल की एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं। ठीक। अब नेक्स्ट में बात करें तो ये है आपका स्मार्ट कार्यक्रम। ठीक है ना। स्मार्ट कार्यक्रम में स्मार्ट की आपको फुल फॉर्म याद करके रखनी है और इसकी फुल फॉर्म है ये स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। ठीक। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बात कही है कि आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना। और NCISM इनकी फुल फॉर्म देख लेनी है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है। और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान ये CCRAS, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिका साइंस। इन दोनों के रूप में दोनों ने जो संयुक्त रूप से इस योजना को प्रारंभ किया है। किसको प्रारंभ किया, स्मार्ट को। ठीक। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें आप। एंड नेक्स्ट में बात करें तो सेम ही है यहाँ पे। और ये दोनों जो संस्थाएं, ये दोनों संस्थाएं जो है आयुष मंत्रालय के अधीन में काम करती हैं। ठीक है ना। और बाकी नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में भारत के राज्य एवं जिले। ठीक।
तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो है यहाँ देखते हैं कि यह रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस मानद चेयरमैन इसके अमित कपूर और वाशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव इसके सीईओ माइकल ग्रीन, इन दोनों के द्वारा तैयार की गई है। ठीक, एंड इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब सारे के सारे शामिल हैं। 28 + 8 कितने हो गए? 36। ठीक है ना, सारे इसमें शामिल हैं। इसमें 6 स्तर दिए गए हैं। ठीक है, 6 स्तर दिए गए हैं और इसके बाद इन सभी 6 स्तरों को हम देख लेते हैं। पहला स्तर है अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, दूसरा है उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा है ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, तीसरा है निम्न मध्य सामाजिक प्रगति और पांचवा है निम्न सामाजिक प्रगति। ठीक, इसके बाद जो है लास्ट और अंतिम। ठीक है, और इसमें अंतिम में कहा गया है अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति। ठीक है ना, तो टोटल 6 स्तर दिए गए हैं, जिसमें देश भर में पुदुचेरी जो है सर्वाधिक स्कोर करने वाला राज्य बना है, जिसका स्कोर है 65.99। ठीक है ना, टॉप किसने किया? यूटी में पुदुचेरी ने। और इसके बाद नेक्स्ट में कहा गया कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान जो है सबसे न्यूनतम है। ठीक, और जिसने स्कोर किया है 43.95। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पुदुचेरी ने टॉप किया है, ठीक है, और बॉटम पे है आपका झारखंड। यहाँ पे देख सकते हैं पुदुचेरी ने जो है टॉप किया 65.99 स्कोर के साथ, और इसके साथ आप बाकी स्टेट को भी देख सकते हैं। केरल का जो स्कोर है 62.05 है, एंड यहाँ आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर हम उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करें तो उत्तर प्रदेश का 31वीं रैंक है और इसका स्कोर है 49.6। हम यूपी स्पेशल के तौर पे या यूपी के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इसलिए ना ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश की कितनी रैंक है यहाँ पे पूछ सकता है। रैंक कितनी है? 31, और स्कोर कितना किया? 49.16। स्पेशली अगर जनरली हम बात करें तो रैंक पूछी जाती है। ठीक है ना, टॉप किसने किया? पुदुचेरी ने, और सबसे लास्ट में कौन है? झारखंड। ठीक, 3 फैक्ट आपको याद रखने। ठीक है ना, तो देश के कुल 58 जिले हैं जिसमें स्तर 1 पे अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल है। ठीक है ना, देश में कुल 58 जिले हैं जो स्तर 1 था इसमें शामिल हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 14। तो इसमें सेम ही कहा गया है कि अब यहाँ पे बात करते हैं नमामि गंगे के बारे में। ठीक है, नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं इसमें नमामि गंगे की जो शुरुआत है। ये नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में मोदी सरकार के द्वारा जो है फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। और इसके मुख्य 2 उद्देश्य थे। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नदी जो गंगा जो है को में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, और दूसरा है राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। ठीक, इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि नमामि गंगे फरवरी 2023 में इसका जो सेकंड मिशन स्टार्ट किया था। ठीक है ना, पहले इसका जो टारगेट था ये जून 2014 से और 31 मार्च 2021 तक था। टारगेट अचीव नहीं होने के कारण इस टारगेट को मतलब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है, और ये जो है दोबारा से स्टार्ट कर दिया। फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और अब इसका टारगेट जो है 2026 है। ठीक, स्मरण तथ्य में इसमें देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे कार्यक्रम को जो है पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने के लिए विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी। बस इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि यूएन ने नमामि गंगे कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है। बस इतना याद रखना है। ठीक है ना, और ये बाकी आप देख सकते हैं। मैं आपसे कोशिश कहूँगा कि आप जो है वीडियो देखने के साथ साथ जो है आप किताब को भी पढ़ें। ठीक है ना, किताब की अगर हम बात करें, अगर आपके पास किताब है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास किताब नहीं है, मार्केट में नहीं मिल रही है, तो आप PDF से काम चला लीजिए। ठीक, PDF की अगर हम बात करें तो आपको PDF फुल बुक की बात करें, ठीक है ना, फुल बुक की PDF और प्लस ये हाईलाइटेड PDF, दोनों प्रकार की PDF आपको
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम, एक मिनट, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाएं, आप ज्वाइन कर लें। इसके साथ एक और रिक्वेस्ट है, मैं कहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम पे वीडियो या ये PDF बुक नहीं मिल रही है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें और मैं आपको पर्सनली PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक। इतनी हेल्प मैं अपने हैंड से कर सकता हूँ आपकी। और अब हम बात करते हैं गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, ठीक है ना। तो अभी देखो, पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो चुनाव हुए थे उसकी बात की गई थी, और अब जो है गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो चुनाव हुए उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक। गुजरात की ये 14वीं विधानसभा थी, ठीक है ना, और इसकी जो समाप्ति तिथि है 18 फरवरी 2023 तो। और जब कि हिमाचल की बात करें तो इसमें जो है 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति जो है 8 जनवरी 2023 को हो गई थी, ठीक है। और अभी बात करें कि गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में चुनाव हुआ, जबकि हिमाचल की बात करें तो 1 चरण में केवल चुनाव हुआ था, ठीक है। और गुजरात में प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए मतदान जो है 1 दिसंबर 2000, देखो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप चाहें तो पढ़ लें, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे देख रहे हैं कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है। अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं जिसमें विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 182 हैं, ठीक। जिसमें 13 सीट जो है SC के लिए रिजर्व हैं और 27 सीट की बात की जाए तो ST के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जीता कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में जो है कुल 64.33% मतदान हुआ था, ठीक है। और 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए थे। और इसमें जो है यहाँ देख लेते हैं, परिणाम के अनुसार जो है सत्तारूढ़ पार्टी मतलब BJP को जो है राज्य विधानसभा में पुनः एक बार पुनः बहुमत प्राप्त हुआ है। और गुजरात विधानसभा चुनाव में यह जो है भाजपा की लगातार 7वीं बार जीत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। 5 इक्वल टू कितना होगा 35 ईयर्स, तो 35 साल से लगातार BJP बहुमत में है गुजरात में, ठीक। एंड यहाँ पे आगे देख लेते हैं, 182 सीटें में से जो 156 सीटें भाजपा को मिली हैं, और जिसमें आम आदमी पार्टी भी इस तरफ रुझान किया था, और जिस आम आदमी पार्टी ने भी कुछ सीटें यहाँ पे दर्ज की हैं, जीत दर्ज की है, वो देख लेते हैं। ये गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है, कितनी 156, ठीक है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसने भी प्रवेश किया, और आम आदमी पार्टी ने जो है कुल इस बार 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, ठीक है। और इसमें एक और है, 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। और इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि 22 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं ये शंकर चौधरी हैं, और नवगठित 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने गए हैं, ठीक है। देखो क्या क्या आपको याद रखना है, एक तो विधानसभा में कुल कितनी 182 सीटें हैं। पहली बार इस बार हुआ है कि 156 सीटों पर एक सिंगल पार्टी ने जीत दर्ज की है, ठीक है ना। और भूपेंद्र पटेल जो है इस बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष बने ये शंकर चौधरी, कौन बने शंकर चौधरी। और एक और फैक्ट याद कर ले, और वो है कि 5 सीटों पर इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इतना, इससे ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेम डेटा दे रखा है, आप देख सकते हैं। BJP ने 156 सीटें जीती हैं, ठीक है। और वहीं आम आदमी पार्टी का बात करें तो 17, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने 5, कांग्रेस ने 17, और समाजवादी पार्टी ने 1 और निर्दलीय ने 3। तो समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर अपना चुनाव लड़ा था, ठीक। बाकी हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल चुनाव से संबंधित यहाँ फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल में कुल जो है 68 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। और इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में 75.6% मतदान हुआ था। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि अब तक सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 75%। और इसके बाद कहा गया विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन तासीगंग, ठीक है ना, इसमें 100% मतदान हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तासीगंग। और इसमें 100% मतदान हुआ है, ठीक है ना। जितने वोटर थे मान के चलो 100 वोटर थे, 100 वोटर ने अपना मतदान किया है, ठीक है ना।
तो ये आप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए चर्चा में, एक तो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान है और 100% मतदान हुआ है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं ताशीगंज में मतदान जो है 15,200 मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ आगे देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर जो है पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है ना, बीजेपी हार गई। और नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, कांग्रेस इसमें विजयी जीत हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है ना, तो मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री, ठीक है ना, डिप्टी सीएम और वहीं सीएम की बात करें तो ये सुखविंदर सिंह। ठीक है, यहाँ पे और 68 सीटें हैं कुल। ठीक है ना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 40 सीटें जीत दर्ज की। बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय याक को खाद्य पशु का दर्जा, हिमालयी याक को, सॉरी हम पढ़ रहे थे भारतीय, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिमालयी याक जो होता है, जैसे हम आई थिंक हिंदी में बोलते हैं सांड। ठीक है ना, तो इसको जो है खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया है कि इसकी हत्या करके जो है आप इसके मांस को खाद्य के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और इससे क्या होगा कि अगर हम जो है याक को खाएंगे तो ठीक है ना, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसको पालतू पशु के रूप में पालेंगे, और जिसके कारण जो अभी ये इनकी जो संख्या कम हो रही है वो संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं FSSAI ने के वैज्ञानिक पैनल के द्वारा हिमालयी याक को जो खाद्य पशु के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है ना, और इसमें कहा गया याक को जो खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पर जो है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। ठीक है ना, और नेक्स्ट में अगर हम बात करें, वैसे इंपॉर्टेंट केवल इतना ही है, खाद्य पशु द्वारा जिन्हें, खाद्य पशु का मतलब होता है जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है ना, और खाद्य उत्पादों के लिए वो सेम ही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया था। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मांस उद्योग का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। ठीक है ना, और यहाँ पर सेम ही चीज़ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, इसको याद कैसे करना है, प्र से प्रयागराज, अ से डंडा से आगरा और ग से गाजियाबाद। ठीक है ना, प्राग के नाम से याद कर लो। और 3 यूपी के 3 जिले हैं जिनको जो है अभी पुलिस कमिश्नर प्रणाली दे दी गई है। ठीक है ना, और यहाँ पे देख लेते हैं बाकी के और भी स्टेट हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक, तो इसमें जो बात की गई है, प्राग को मिल गई है पुलिस कमिश्नरी। ठीक है ना, और इससे पहले जो है तत्पश्चात रश्मि शर्मा को जो है प्रयागराज का, और प्रीतिंदर को आगरा का, और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो रमित शर्मा को प्रयागराज का, प्रीतिंदर सिंह को आगरा का, और अजय को जो है गाजियाबाद को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक मिनट, पुलिस कमिश्नरी के बारे में पता होगा आपको कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने के दृष्टिकोण जो मध्य परिषद ने इन तीनों जनपदों में महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया है, और ये कर दिए जाने के विषय अधिसूचना को जो स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और अब उत्तर प्रदेश में कुल जो है 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। तो पहले 3 में थी और अब, सॉरी पहले 4 में थी और अब 3 में ऐड हो गई है। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल 7 जिला हो गए हैं। ठीक है ना, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है वहाँ लागू होती है जहाँ पर जिस शहर की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले से लखनऊ में थी, गौतम बुद्ध नगर में पहले से थी, कानपुर और वाराणसी में पहले से थी। ठीक है, और अभी 3 में ऐड हुई है जिसमें प्रयाग के नाम से मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक, बाकी यहाँ देख लेते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैंपगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन
16वीं शताब्दी के एक समतावादी शासक थे, ठीक है ना। और इन्हें जो है स्थानीय रूप से नाड प्रभु केम्पकोटा के नाम से जाना जाता है। नाड प्रभु केम्पकोटा के नाम से जाना था। इन्हें जो है आधुनिक बेंगलोर या बंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। कौन है? नाड प्रभु केम्पकोटा। और इन्हीं की जो है मूर्ति लगाई गई है मोदी जी के द्वारा। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पकोटा की प्रतिमा का अनावरण किया और इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बस इतना ही याद रख लो। और ये जो स्टैचू लगाई गई है ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में लगाई गई है, ठीक है ना। बेंगलुरु में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसी परिसर में लगाई गई है। और इसमें आगे देख लेते हैं नाड प्रभु केम्पकोटा की कांस्य की प्रतिमा जो है, कांस्य की प्रतिमा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। और इसमें ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ये देख लो। इस मूर्ति का जो शिल्पकार हैं ये हैं राम बी सुतार, ठीक है ना। जनरली यही बनाते हैं मूर्ति। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा 182 मीटर की है। और बाकी यहाँ देख सकते हैं आप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को। देखो इस प्रतिमा का जो निर्माण किया गया वो किसी शहर के संस्थापक के नाम पर किया गया है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखते हैं सबसे ऊंची कांस्य की प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, ठीक है ना। और एक दूसरी स्टैचू है उसके बारे में बात कर लेते हैं और ये है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है ना। तो 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में जो भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया, ठीक है ना। और जो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है राजस्थान में की गई है, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और यह जो प्रतिमा है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थापित की गई है नाथद्वारा नगर में, ठीक है ना। और ये जो है स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव के ध्यान रूप को में दिखाई गई, यहाँ पे लिखा है। एंड स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है विश्वास स्वरूपम इसका हिंदी नाम है। और इसकी जो ऊंचाई है कुल 369 फीट ऊंची है। और इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान रूप में बैठाया या ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। और 3000 टन स्टील या इस्पात का प्रयोग किया गया है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देख लेते हैं स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है ये 16 नवंबर 2020 की ये है। हो सकता है कई बार इस प्रकार से मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाए। देख लेते हैं हल्का सा। मोदी ने अनावरण किया, मोदी जी ने अनावरण किया स्टैचू ऑफ पीस का, ठीक है ना। और ये जो है यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है, ठीक है। और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है 151 इंच ऊंचाई है। और यह 8 धातुओं से मिलकर बनी है जिसमें तांबा जो है कॉपर मुख्य घटक है। और यह जो राजस्थान के जैतपुरा में लगाई गई है विजय वल्लभ साधना केंद्र में, ठीक है ना। जिसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। 5 फरवरी 2022 को मोदी जी के द्वारा लगाई स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना, राष्ट्र को समर्पित की गई है। और यह जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और यह जो मूर्ति लगाई गई है ये हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में एक छोटा शहर है शमशाबाद, इसमें लगाई गई है, ठीक है। और इसको जो है हिंदी में नाम दिया गया है समता मूर्ति, ठीक। और इसकी ऊंचाई है 200 फीट 216 फीट ऊंचाई है। और यह प्रतिमा जो पंचलोह धातुओं से निर्मित है। और ये 5 धातु हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें सोना है, चांदी है, तांबा, पीतल और जस्ता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और बैठी हुई मुद्रा है। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो है थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा की, ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है, जो 302 फुट ऊंची है, ठीक। एंड नेक्स्ट बात करते हैं स्टैचू ऑफ डिग्निटी के बारे में। स्टैचू ऑफ डिग्निटी के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के जनपद में श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था। और ये स्टैचू ऑफ डिग्निटी इसका नाम दिया गया मर्यादा मूर्ति, ठीक है ना। और यह प्रतिमा जो है हैदराबाद में स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है, ठीक है ना। छोटी प्रतिकृति है। कहाँ पे लगाई गई है? अयोध्या में। मर्यादा नाम मूर्ति नाम दिया गया और इसका
छोटी है इसलिए इसका उद्घाटन जो है योगी नाथ जी ने किया, और बड़ी का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया, ठीक है ना। कहाँ पे लगी वो बड़ी वाली? हैदराबाद में। छोटी वाली कहाँ पे? यूपी में, ठीक। स्टैच्यू ऑफ पीस ये जम्मू कश्मीर लगाई गई है, स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर लगाई गई है, और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका अनावरण किया। इसका नाम है स्वामी रामानुजाचार्य, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है यहाँ पे देख सकते हैं आगे। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया, और 4 फीट ऊंची प्रतिमा यह शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर के द्वारा निर्मित है, और इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, ठीक है ना, ये देख लेते हैं। ईट राइट स्टेशन और FSSAI सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन मूवमेंट संचालित किया। और ईट राइट इंडिया की टैगलाइन यहाँ पे है, सही भोजन बेहतर जीवन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कई बार जो है टैगलाइन पूछ ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें जो पहला स्टेशन शामिल किया गया, ये शामिल किया गया प्रयागराज रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा जो है भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया, ठीक है ना। तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन जो ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये उत्तर प्रदेश का जो पहला बन गया है स्टेशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन बन गया, ठीक है ना। तो इससे पहले और स्टेशन को भी मिला है, यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे इससे पूर्व जो उत्तर मध्य रेलवे के 2 स्टेशनों को दिया गया, ग्वालियर और डबरा को दिया गया, ठीक है। यह प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? प्रयागराज। और प्रयागराज ऐसे याद कर लो कि प्रयागराज ही है ना, ठीक है ना। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद का जो नाम चेंज किया, इससे आप कनेक्ट करके कर सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक, ठीक है ना। तो इसमें जो है अब तक जो है जितने भी फर्टिलाइज़र आ रहे थे, ठीक है ना, तो कोई इफ्को के नाम से आ रहा था, कोई क्रिबको के नाम से आ रहा था, कोई किसी अन्य के नाम से आ रहा, लेकिन अब सभी का नाम एक होगा, वो होगा भारत। बस इम्पोर्टेंट है इतना ही, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं होगा, ठीक है। तो यूरिया जो भी आएगा वो अब यहाँ पे देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक उर्वरक, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर शुभारम्भ किया है, ठीक है ना। और इसमें भारत यूरिया बैग इसी के नाम से आएगा, बस इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सेम ही है 600 प्रधानमंत्री कृषि किसान समृद्धि केंद्रों। सभी कंपनियां बनाएंगी, ठीक है ना, यूरिया को, लेकिन उसका ब्रांड एक ही होगा, वो होगा भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध होगा, ठीक है ना। और भारत ब्रांड नाम होगा, बस इससे इम्पोर्टेंट इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म देख लें, पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI को वर्ष 1994 में स्थापित किया गया बेंगलुरु में। और यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो कहा गया है कि ये जो है PAI का यह 7वां संस्करण है, और 2022 को जो है पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया, ठीक। इसमें देख लेते हैं टॉप कौन है, बॉटम पे कौन है, और यूपी का स्थान क्या है। इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या के आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्यों 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों को जो है शामिल नहीं किया गया, यूटी को शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो 28 राज्य हैं, ठीक है, टोटल 28 राज्य ही है ना, जिसमें बड़े राज्यों में 18 राज्य शामिल किए गए, छोटे राज्यों में 10 राज्य शामिल किए गए। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं कि बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ शामिल किया गया, और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ शामिल किया गया। बड़े राज्यों में हरियाणा और छोटे राज्यों में सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल किया गया। बस सेम ही यहाँ पे है, बड़े राज्यों में हरियाणा, ठीक है, इसका स्कोर है 0.6948 और इसकी रैंक है 1। और छोटे राज्यों में जो है टॉप पे किसने किया है, सिक्किम ने, ठीक, छोटे राज्यों में टॉप किया है सिक्किम ने। यहाँ पे नोट करके लिखा है कि इस श्रेणी में नागालैंड को जो है 10वां और अंतिम स्थान मिला है, ठीक है। बड़े राज्यों में टॉप किया है हरियाणा ने, छोटे राज्यों में टॉप किया है सिक्किम ने, और सबसे अंतिम स्थान पे है नागालैंड, ठीक। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये,
कि इसमें जो उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया, तो बड़े उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ जो है 12वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान किया? 12वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देख लेते हैं कि पनबिजली, यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट में, ये रहा जो स्मृति तत्व होता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से देखते हैं 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखी गई है। ठीक है ना। और 2 जो जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे देख लेते हैं दोनों के बारे में। पहली और दूसरी, पहली में जो 48 मेगावाट की जो चाजू पनबिजली परियोजना है, और तीसरी और 30 मेगावाट की चाजू देवथल में। ठीक है ना, एक चाजू थड़ और एक देवतल चाजू यहाँ पर रखी गई है। इसकी नींव और किसने रखी है? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक, इसमें कहा गया है कि यह परियोजना जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दताई गांव के निकट स्थित है। यह चांजू नाला पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर। इसमें आगे कहा गया है कि देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना जो है यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ठीक है ना, और यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवतल नाला पर स्थित है। ठीक है ना, और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखते हैं भारत में जल विद्युत क्षमता। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार जो मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता अब कितनी क्षमता हो गई है? 4,12,212 मेगावाट हो गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है मार्च 2023 तक भारत की कुल विद्युत क्षमता कितनी है, तो ये है 4,12,212 मेगावाट। ठीक, इसमें जो जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों प्रकार की ऊर्जा को शामिल किया गया है। ठीक, इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट पेज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, और ये है आपका बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। ठीक है ना, तो बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला के बारे में कहा गया है। तो यह जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जबकि मूल्य के आधार पर जो है 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है ना, भारत औसत उद्योग विश्व में तीसरा स्थान और मूल्य के आधार पर चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक, और यहाँ पे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। ठीक है ना, और ध्यातव्य है कि पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच में रखी गई। ठीक, अभी कहाँ रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। पहली कहाँ रखी गई थी? गुजरात के भरूच जिला में। ठीक, इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो इसमें कहा गया 1 सितंबर 2022 को औसत विभाग के द्वारा जो है बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत जो 3 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया। ठीक है ना, और यह जो है देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहल है। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मोडेरा। तो मोडेरा ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा गया है पहला 24/7 ऊर्जा संचालित गांव बन गया मोडेरा। ठीक है ना, तो मोडेरा गुजरात का मेहसाणा जिले का एक गांव है ये मोडेरा। ठीक है ना, तो इस जिले में फिर जितने भी घर हैं, इस गांव में जितने भी घर हैं, प्रत्येक घर के ऊपर छत पर सोलर प्लेट लगी है और वहीं से वो बिजली प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो ये देश का पहला गांव बन गया मोडेरा, गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। ठीक है ना, और जिसमें जो है एक सूर्य मंदिर स्थित है, और इसीलिए ये गांव प्रसिद्ध है। और यह मंदिर जो रूपेड़ नदी की सहायक नदी पुष्पा नदी के निकट पर या तट पर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण जो 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं कि मोडेरा को जो है मोडेरा को मोडेरापुरा एवं मुंडेरा आदि नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, और इसमें कहा गया स्मृति तथ्य।
तो ये इंपॉर्टेंट है। 9 से 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है इसका दौरा किया गया था इसी गांव का। और इस यात्रा के दौरान जो मोढेरा को जो भारत का पहला 24 घंटे 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया गया। गांव के जितने भी घर हैं प्रत्येक घर की छत पे एक सोलर प्लेट लगी है जिसके द्वारा ये लोग बिजली प्राप्त करते हैं, ठीक है। और मोढेरा कहाँ पे है? गुजरात में, और गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया है। और इस प्रकार यह जो मंदिर है भारत का पहला विरासत स्थल भी बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, ठीक। एंड यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली यह जो है अपनी तरह की पहली परियोजना। और इस गांव में जो भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और इसमें कहा गया है कि गांव की सभी आवासीय एवं सरकारी इमारतों पर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। और उल्लेखनीय है कि मोढेरा का जो सौरीकरण जो है सूर्यग्राम और परियोजना के तहत किया गया, ठीक है ना। और वहीं देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और, इसमें कहा गया ये इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम सौर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बन गया है। और यह पहला ऐसा गांव है जो सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी है। इसी मोढेरा गांव में पहला गांव है भारत का जिसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनके चार्जिंग स्टेशन को भी स्थापना की गई है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में है, और यहाँ पे कहा गया है भारत की पहली ग्रिड संबद्ध, ठीक है ना, स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली मोढेरा गांव में स्थित है। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो केवल एक ही आएगा कि गुजरात का या भारत का ऐसा पहला कौन सा गांव है जहाँ पर 24/7 जो है बिजली का जो उत्पादन किया जाता है वो सौर ऊर्जा के द्वारा किया जाता है, तो वो मोढेरा है। बस इतना याद कर लो, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हम कोशिश करेंगे कि जो आई दृष्टि घटनाचक्र जो किताब है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।